आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे काफ़ी अरसे से जो है वो स्टूडेंट्स कह रहे थे सर सेकेंड ईयर स्टार्ट करें, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले कर ले। तो आज जो हम लेक्चर 1 है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो का ओरिजिन क्या है। तो हिस्ट्री है इसकी थोड़ी सी शॉर्टली बिल्कुल। सबसे पहले जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होती थी वो इस बेस पे होती थी कि इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये जो कंपाउंड हासिल हुआ है ये कहाँ से हासिल हुआ है। जैसे कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते थे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हासिल होते थे उनको कह दिया जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और जो नॉन लिविंग से हासिल होते थे, ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग मतलब मिनरल्स वगैरह से, मिट्टी से, जमीन से निकलते थे, चट्टानों से, उनको कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके बारे में लोगों का इतना ख्याल था, पक्का ख्याल था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं, इसको कोई और नहीं बना सकते। जैसे यूरिया है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। जैसे एनिमल्स के यूरिन में होता है यूरिया, ठीक है, और बहुत से जो है ना इसकी एग्जांपल्स हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही बना सकते हैं। तो इसकी वजह ये दी गई कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए, मतलब एक ऐसी ताकत चाहिए, पुरअसरार फोर्स है जो कि सिर्फ लिविंग में होती है। मतलब जैसे रूह है, तो सिर्फ इसीलिए कहते हैं जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। इसको बकायदा एक थ्योरी का नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लिख भी सकते हैं इसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही इसको बनाया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मतलब मिनरल्स इन लेबोरेटरी। तो इसको हम मिनरल्स या से हम जो है ना इसको, या इनऑर्गेनिक सब, या ये भी ऐड कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। तो इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कह दिया गया। फिर क्या हुआ उसके बाद कि वूलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, तो उसने देखा 1828 में उसके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, अमोनियम सायानेट। अब ये जो अमोनियम सायानेट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने देखा कि जब उसने इसको हीट किया तो हीट करने से यूरिया बन गया। तो उसने कहा कि वो जो पहले बात थी कि ऑर्गेनिक और यूरिया बना, तो यूरिया जो है ना वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसने कहा वो जो पहले कहते थे कि हम लैब में तो इसको बना ही नहीं सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए। तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि ये जो फिर वाइटल फोर्स थ्योरी है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सकता है, और उसने बना भी लिया। पहले किसी ने ट्राई नहीं की, जब ये बन गया तो फिर उसके बाद आज तक कई मिलियन जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इस तरह से जो है ना वो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो पहली डेफिनेशन थी कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वुलर ने जो है ना इस बात को गलत साबित कर दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग ही बना सकते हैं, बल्कि उसने क्या किया, उसने इनऑर्गेनिक से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो फिर जब इसको फर्दर देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
उनमें कार्बन लाजमी होता है और उसमें मोस्टली हाइड्रोजन होता है, और इसके अलावा साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस जो है ना, ये भी कुछ एलिमेंट्स में होते हैं। इसका मेन एलिमेंट जो है ना वो ये होता है। तो फिर इसको जब रीडिफाइन किया गया तो इसको फिर मॉडर्न डेफिनेशन दी गई, और वो क्या है कि स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसको आप हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं इस लाइन को, इसकी जगह कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब कि एक कंपाउंड है जैसे CH4 है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किसी और एटम से कर दिया जाए तो इससे डिराइव कर लिया हमने, इससे अखज़ कर लिया हमने उसको, तो ये डिराइव किया हमने, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स और उनसे बनने वाले एलिमेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर रीडिफाइन करें तो फिर क्या कहेंगे हम? स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ, आपने शुरू में बस ये लगा देना, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हम कहेंगे इसको कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनमें कार्बन तो मौजूद होती है लेकिन उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं लेते, उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं, जिसमें आते हैं कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स, जैसे CO2 है, जैसे CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स। ये CO3-2 है, ये CO3-1। तो इन सब में आप देख रहे हैं कार्बन तो मौजूद है, इसमें तो बल्कि हाइड्रोजन भी है, लेकिन इनको हम जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं गिनते, इनको हम कन्वेंशनल तौर पे इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं। कन्वेंशनल मतलब रवायती तौर पे कि हम इनको शुरू से ही जो है ना वो इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इनको हिस्टोरिकल रीजंस और कन्वेंशनल हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हम इनको अलग से ही पढ़ते हैं। जैसे कार्बाइड्स हैं, कार्बाइड्स जो है ना वो भी इनमें कार्बन होता है। तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो ये थी ब्रीफ हिस्ट्री इसकी कि किस तरह से पहले जो है ना वो ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते, फिर बन गए। फिर जब एक दफ़ा वूलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो फिर उसके बाद उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है ना वो हमारे पास मौजूद है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।